नॉर्मल होती है 120 से 80 mm की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो उसमें अगर देखा जाए क्या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब वो कि बीपी बढ़ती है 20 वीक के बाद में और मेन चीज कंडीशन क्या है उसमें प्रोटीन नहीं होता और सिस्टमिक फीचर्स नहीं होते, सिर्फ उसमें बीपी बढ़ना होता है। अगर इसी कंडीशन को मैं कहूँ इसमें प्रोटीन और सिस्टमिक फीचर्स आ रहे हैं तो इसको प्री एक्लेम्पसिया कह सकते हैं और सीरियस केस में इसको एक्लेम्पसिया कह सकते हैं। इतना सब क्लियर है? तो शीतल मुझे वापस बता प्लीज क्या बताया बिना बोले मैंने क्या एक्सप्लेन किया बिना बोले देखे एकदम सही वेरी गुड। तो बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा। बीपी का क्राइटेरिया होता है सिस्टोलिक प्रेशर आप समझते हो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो कुछ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 या 140 से ज़्यादा होगा इक्वल टू या फिर मोर देन 40 mm और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा। तो वो भी कैसे इसमें भी हमने ये करेगा होता है जैसे नहीं जैसे अपन ने बीपी ली है और मिनिमम 2 बार मतलब मिनिमम 2 बार वो बीपी 140 घंटे 90 मिनट से ज़्यादा आना चाहिए 2 बार और उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 4 घंटे का। अगर अपन बीपी ले रहे हैं तो बीपी 2 बार लेंगे और 2 बार जो भी बीपी लेंगे तो उसमें मिनिमम डिफरेंस 4 घंटे का रहना चाहिए और मिनिमम अगर 2 बार डिटेक्ट होता है हाइपरटेंशन तब उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। तो ऑनसेट मतलब ये कब आता है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इन वुमन विद प्रीवियसली नॉर्मल बीपी। समझ गए हमने सब लोग? फिर आ रहे हैं फीचर्स। मेन फीचर्स का मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट किया था। मेन फीचर होता है कि इसमें प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, और यही इसको प्री एक्लेम्पसिया से अलग बनाता है। ठीक है विकास? ठीक है क्या बोला मैंने वापस देखिए ये वाले लाइन पर की फीचर मतलब मेन फीचर इसमें क्या नहीं होता प्रोटीन नहीं होता और यही चीज इसको प्री एक्लेम्पसिया से अलग बनाती है। समझ गया? बता क्या बताया डिनोमिनेशन मतलब एक और सही होता है बीपी रिटर्न्स टू नॉर्मल विदिन 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। डिलीवरी के बाद में बीपी 12 हफ्ते के बाद अपना नॉर्मल आ जाता है नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो प्री एक्लेम्पसिया को फिर से डिफाइन करते हैं मल्टी सिस्टम प्री एक्लेम्पसिया पे आगे। ठीक है, हमने पीएच पढ़ी है राष्ट्र समझ गया पीएच क्या होता है मतलब कि नताशा समझ गए और बढ़ते हैं प्री एक्लेम्पसिया पे। तो प्री एक्लेम्पसिया क्या है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी characterized by new onset of hypertension and proteinuria or evidence of end organ dysfunction after 20 weeks of gestation। प्रेगनेंसी कंसीव होने में 20 हफ्ते बाद में अगर प्रोटीनुरिया आ रहा है या फिर कोई भी एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है उसमें एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन का मतलब सकता क्या होता है सचिन? एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी आपका मेजर ऑर्गन है जैसे आपका ब्रेन हो गया या किडनी हो गई वो मेन ऑर्गन है तो मतलब बीमारी इतनी प्रोग्रेस फैला रही है कि आपका जो ऑर्गन है ना मेन ऑर्गन को ही फेल या फिर डिस्टर्ब कर देगी उसको क्या कहते हैं? समझ गए सब? समझ गए राधा? तो हाइपरटेंशन वही समझ गए सब 140 90 से भी ज़्यादा होना 2 बार 4 घंटे के गैप से। ठीक है, फिर प्रोटीनुरिया इक्वल्स टू और नॉट देन या 300 या 300 से ज़्यादा 24 घंटे में यूनिट के अंदर प्रोटीन आ रहा है या क्रिएटिनिन आ रहा है उसको कहते हैं प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो ये होना चाहिए मतलब प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है। अब आते हैं सबसे जो सीवियर होता है हाइपरटेंशन में सबका कॉज जिसको कह सकते हैं वो है एक्लेम्पसिया। तो एक्लेम्पसिया का ऑनसेट ऑफ ग्रैंड mal tonic seizures in a woman with pre-eclampsia in absence of other neurological conditions that could account for seizure activity। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कि बाकी कंडीशंस प्री-एक्लेम्पसिया जैसी है लेकिन हाइपरटेंशन हो रही है प्लस सबसे मेन फीचर क्या है इसके अंदर? सीजर्स। सबसे मेन फीचर है सीजर्स, वो भी कौन से ग्रैंड mal सीजर्स। सीजर्स में भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं टाइप्स होते हैं आपको पता है किसी को कोई डिफाइन कर सकता है सीजर्स के टाइप्स? चलो डिस्ट्रैक्ट होता है जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है मेरा ग्रैंड mal डिस्ट्रेस इतना समझ लो कि पूरी बॉडी में सीजर आ रहा है और एक तरीके से अनकॉन्शियस ही हो जा रहा है पेशेंट उसके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है मसल्स पे। ठीक है, टर्निंग मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहे हैं रिग्रेसली अनकंट्रोल्ड। तो सबसे मेन चीज़ वापस इस पर फोकस करोगे तो क्या है कि सीजर्स आ रहे हैं उस वुमन को जिसको कभी एब्सेंस हो जिसको कभी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस थी ही नहीं और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सीजर नहीं आ रही
सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब एंटीपार्टम मतलब बिफोर डिलीवरी, इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग लेबर भी सीजर्स आ सकते हैं, और पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद भी आ सकता है। पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 25 to 40% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी केसेस। तो इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रेगनेंसी है इस लाइन का मतलब ये है कि सबसे मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी जो है वो पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी है, नॉट कॉज्ड बाय एपिलेप्सी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये लाइन यही सेट से मैंने कही वही लाइन बनी है, ठीक है। इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। तो इसमें क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं तो 10 मिनट के लिए चीज हो रही है इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग लेबर की चीज हो रही है, तो वहाँ अपन को अगर उसको इंटरव्यू नहीं करेंगे या उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बहुत सीरियस केस में डेथ बन सकती है और बहुत फेटल चीज हो सकती है। तो वैसे इसको हर फेज में ही इसको लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना ही होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सीजर्स है, नॉर्मली सीजर्स का जो इंडिविजुअल सफर कर रहा है वो डेथ कैसे होती है उसकी तो बता सकते हैं। राजेंद्र, किसी पेशेंट को एपिलेप्सिया क्या है कोई बताइए आता है क्या करते हैं बताओ सबसे पहले PIH, उसके बाद में फिर एक्लेप्सिया क्रोनिक। हाँ, और वापस तीन चीजें समझ ली और समझते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी ये सिंपल चीज है। हाइपरटेंशन नॉर्मली हाइपरटेंशन क्या होती है, सिंपल बीपी 120/80 से ज्यादा होना, ठीक है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन इसको समझना, तो ये क्या है, हाइपरटेंशन दैट इज प्रेजेंट बिफोर प्रेगनेंसी और weight loss, before 20 weeks of gestation versus beyond 12 weeks postpartum। मतलब इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है इसका, समझा पाएगा कोई? इसका मतलब ये है कि पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव था, इसका मतलब है पहले से क्रोनिक हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी को हटा दो, क्रोनिक हाइपरटेंशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन को सचिन कैसे डिफाइन करोगे? लंबे टाइम से चली आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो लंबे टाइम से चली आ रही है और चली कैसे आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे के बाद में भी चलती जा रही है, उसको क्या बोल दिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। समझ गया सब लोग? अफेक्ट्स 1 to 5% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मोर वुमेन विद एडवांस मिडिल एज। जो ज्यादा एज में कोई प्रेग्नेंट होगी है तो उसको ज्यादा क्या करें, मोस्ट कॉमन केसेस एसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब तो पहले से होता है उसको वो विमेन डिजीज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वगैरह, इंक्रीज रिस्क ऑफ पेशेंटल अब्रप्शन। इसकी बात करने के बाद में कई अच्छे से करेंगे पेशेंटल अब्रप्शन क्या होता है, प्रीटर्म डिलीवरी एंड फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। समझ गया इसका मतलब? इस लाइन का मतलब इससे रिस्क बढ़ता है पेशेंटल अब्रप्शन का, प्रीटर्म डिलीवरी का और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का। काफी टेंशन बढ़ता है तो वुमेन शुड बी काउंसल्ड बिफोर प्रेगनेंसी अबाउट रिस्क एंड मेडिसिन सेफ्टी, नीड डॉक्टर रिकवरी एंड प्रीफर एंटी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट करता है वो इसमें चलेगा, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं। अगर वुमेन प्रेगनेंसी क्रोनिक हाइपरटेंशन वर्सनिंग बीपी कंट्रोल प्लस न्यू प्रोटीन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, तो इसमें क्या हुआ कि जो वुमेन थी वो पहले से क्या थी, प्रेगनेंसी क्रोनिक हाइपरटेंसिव थी, उसमें नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले ही वो हाइपरटेंसिव चल रही थी और उसमें क्या हुआ, प्री-एक्लेम्पसिया के फीचर्स आ गए, जिसको क्या कह दिया, सुपर इम्पोज प्री-एक्लेम्पसिया। सुपर इम्पोज का मतलब बता सकता है मुझे क्या होता है, जेरी? सुपर इम्पोज मतलब किसी भी चीज को थोप देना, किसी के ऊपर आके चिपक जाना। तो पहले वो हाइपरटेंसिव थी, फिर आगे से क्या चिपक गया, प्री-एक्लेम्पसिया, तो इसको क्या बोल दिया, सुपर इम्पोज प्री-एक्लेम्पसिया। तो अभी अपन ने 5 कंडीशंस की बात करनी है, कोई है ऐसा जो 5 कंडीशंस के नाम मुझे बता सकता है? मैंने क्या क्या बताया है, विकास तो नहीं बता सकता, करने से कर दिया। सिर्फ मैंने 5 चीजें क्या क्या बताई, बहुत सिंपल है, सीधा चला के करता हूँ। ये तो तेरे सामने लिखा है, 3 चीजें याद है, कचरा बीच वाला क्या था? तो बात करते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स की, जिसके सुपर इम्पोज प्री-एक्लेम्पसिया। डायग्नोस्टिक फीचर्स में क्या है, न्यू प्रोटीन हो गया, मतलब प्रोटीन का फ्रेश में स्टार्ट हुआ है, बीपी पहले से थी, सडन स्पाइक इन प्रीवियसली कंट्रोल्ड बीपी, मतलब हाइपरटेंसिव पेशेंट था,
worse prognosis than in the conditions alone. इस लाइन का मतलब मुझे बता सकता है? इस लाइन का there is worse prognosis than in the condition alone. कोई भी जेडी ब्रेक लिख कर तो भी देख पता चला प्रिया समझ गई? इस लाइन का मतलब पढ़ाई तो कर there is मतलब possibility, worse मतलब prognosis मतलब treatment, then मतलब ये बजाय either मतलब दोनों क्या क्या चीजें हैं? सुपर इम्पोज प्रेगनेंसी, इसमें क्या चीज़ है? कोई वापस इतना तो बताइए दोगे ना कि यार सुपर इम्पोज प्रेगनेंसी क्या है, उसमें दो कंडीशन कौन सी है? सीधा कौन सी कंडीशन है? दो सुपर इम्पोज प्रेगनेंसी में हाँ ठीक है। तो जितना फेटल या फिर जितना खतरनाक अकेला क्रॉनिक हाइपरटेंशन नहीं है, जितना खतरनाक अकेला प्रेगनेंसी नहीं है, उन दोनों से खतरनाक जब जितना हो रहा है जब दोनों मिलकर आ रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है और इसकी रिकवरी रेट बहुत खराब है, वर्स है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है कि कोई वापस हीट कम हो रहा है, वापस उसकी बीमारी एकदम सबसाइड हो रही है। अगर इसको HLP बताऊंगा मैं आपको, हेमोलाइसिस एलिवेटेड लिवर एंडोमेट्रिस, ये एक सिंड्रोम है बताऊंगा आपको, एंड इक्लेम्सिया। तो मतलब जिस पर्सन में ये रिस्क बढ़ता है वापस, एक तो हेल्थ सिंड्रोम और इक्लेम्सिया का। अर्ली डिलीवरी में भी इंडिकेटेड क्लोज मल्टीडिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग डिसीजन। तो सुप्रीमोस की इक्लेम्सिया का कोई अगर क्रिटिकल रूल है उसकी डिलीवरी थोड़ा सा जल्दी करवाने का इंडिकेशन आ सकता है। डॉक्टर कह सकता है आपको उसकी डिलीवरी जल्दी करानी है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तो बात करते हैं वापस मोटिव कंफ्यूज नहीं होना है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बीपी मोर देन और इक्वल्स टू 140/90 mm या फिर 20 वीक्स, नो डिलीवरी रिजल्ट्स विदिन 12 वीक्स पोस्टमार्टम। सबसे सिंपल कंडीशन ये है अपनी क्या कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसके 20 वीक के बाद में एक हाइपरटेंशन आई, इसको क्या बोल दिया? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और ये इतनी अच्छी है कि अपने आप ही 12 हफ्ते के बाद में शांत हो जाती है पोस्टमार्टम। ये क्या हो गई? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। टोटल 6 चीजें बता चुका हूँ मैं, तो आप याद रखो कि आपको ही फायदा है। तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम ये से अलग कैसे है? कई बार इसको कह सकते हैं कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और लेकिन ये अलग अलग है। अलग अलग क्यों है और लोग समझ गए होंगे, अभी एक्सप्लेन करें कुछ टाइम में। प्रोग्रेसिव रिस्क 15 से 25% ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन केसेस कन्वर्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में। ये चीज ध्यान रखने वाली है। मैनेजमेंट क्लोज होने के एंटी हाइपरटेंसिव बीपी अगर इससे ज़्यादा हो 60 से 110 से ज़्यादा हो तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। बाकी बीपी हल्की सी बड़ी गिरती है प्रेगनेंसी अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत आपको पता हो, लेकिन मैं तो बताइएगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेजर चीज। अभी जो थी वो सबसे सिंपल चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्या था? सबसे सिंपल चीज थी वो कि मैंने डिफाइन किया था सिग्नेचर डिसीजेस को। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कॉज देखो जिस कारण को बीमारी घर में हो रही है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? इतना कुछ है डिस्क्राइब करने को, इतना कुछ। और हमारी फेवरेट किताब डीसी दत्ता क्या कहती है? ट्रू कॉज रिमेन्स अननोन, इट इज कॉल्ड डिजीज ऑफ थ्योरीज। क्या आप थ्योरी बनाते रहो, असली कॉज तो मैं खुद डीसी दत्ता हूँ मुझे नहीं मिल पाई, आप करते रहो थ्योरी बनाते रहो, आपको मिल जाए तो मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि इम्यूनोपैथिक है, बाकी आप चांसेस से रिस्पेक्ट आप निकाल सकते हो कि इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। बाकी किसी दत्ता कहता है कहता है कि मुझे तो कोई कॉज मिली नहीं है। तो बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैटरनल एज प्राइमरी पेरिपेटा में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वुमेन की एज अगर 20 से कम है तो भी उसको देखने के चांसेस ज़्यादा है, और 35 से ज़्यादा है तो भी ये बनने के चांसेस ज़्यादा है। दत्ता के अकॉर्डिंग वो उसने रिस्क फैक्टर बताया है। तो बेचारे खुद नहीं कहते कि भाई कॉज तो मुझसे मत ही पूछो यहाँ पर। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी इसके चांस रहते हैं। मल्टीपल gestation increase placental mass and risk 3 to 5 fold मतलब गुना। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी है, उसमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स या फिर क्वाड्रप्लेट्स हो रहे हैं, तो उसमें उसके चांसेस 3 से 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, ह्यूमन डिजीज एंड ओबेसिटी की डिस्पोज स्ट्रांगली। आप कोई भी डिजीज पढ़ोगे ना उसमें ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ें आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगी, जिनको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब कोई भी बात करेंगे
सिस्टम का हाइड्रोफॉर्म मोल, उसमें भी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, फीटल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है और एक्सेंट्रिक हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। एक्सेंट्रिक मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ठीक है। जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स, ये भी आप किसी भी डिजीज में चिपका सकते हैं जेनेटिक का। इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लेम्सिया, प्राइमरी मेटर्निटी एंड नॉर्मल सुसाइड प्रेगनेंसी बेस्ड डिसीज। समझ गए साइंस से क्या समझे? मैं बड़ी स्पीड से चलते हैं साइंस से, लेकिन बात हो रही है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती वैसे। तो बता सकता है प्रेगनेंसी क्या मतलब हो रहा है? ये किस केस की बात कर रहे हैं अपन? प्रिया, मेरा डाउट ये कर तो नहीं गया। पहले डाउट क्लियर कर नहीं, पहले मैं जिसका डाउट छुट्टी के बाद भी क्लियर होगा। ब्रह्मा जी करता था, मैं कैसे करूंगा इसके बारे में? तो मैंने बहुत सिंपल ब्रैकेट बना के डाल दिया, सिम्टम्स क्या होते हैं और साइंस क्या होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे साइंस और सिम्टम्स में फर्क क्या होता है बेसिकली। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट सेल्फ बताता है, यानी आप खुद देख सकते हैं कि ये चीज मेरे अंदर हो रही है, उसको कहते हैं सिम्टम। साइंस इसको ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जर्व करने पड़ेगी है किसी क्लिनिकल प्रोफेशनल को, ठीक है। तो सिम्टम में है पर्सिस्टेंट ऑक्सीपिटल और फ्रंटल हेडेक। पर्सिस्टेंट मतलब लगातार, ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल फ्रंटल लोब ना होता है अपने ऑक्सीपिटल फ्रंटल लोब घुटने में और फोरहेड में, यहाँ हेडेक हो रहा है और जो गोली लेने के बाद में सही नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं सिम्टम और क्या है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ब्लरिंग, धुंधला दिखना, ज़्यादा मत धुंधला दिखना, साफ ना दिखना, जैसे बिना चश्मे के दिखता है। किसी को ऐसा दिखता है बिना चश्मे से दिखता है कोई है? कोई नहीं। स्कोटोमेट्री मतलब स्पॉटेड विजन, धब्बे दिख रहे हैं, मतलब वो नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि क्लियर दिख रहा है, लेकिन स्कोटोमेट्री में क्या होगा कि उसको विजन में डॉट्स दिखेंगे ऐसे एक पर्टिकुलर जगह से विजन लॉस हो गया, ठीक है। जैसे पूरा दिख रहा है लेकिन सेंटर, ये जैसे ये बोर्ड में दिख रहा है, तो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। किसी ने देखा होगा फोन देखा है, पर्टिकुलर स्पॉट क्या हो गया है? इसमें फूटी हुई उसमें धब्बा लगा हुआ है वैसे दिखता है। हाँ, तो हाँ, तो बात करते हैं ब्लरिंग मतलब धुंधला होना, स्कोटोमेट्री मतलब धब्बे आना, फोटोप्सिया इसका मतलब क्या बता सकता है? नहीं बता सकता, मुझे लगता नहीं बता सकता, आप बताइए। तो फोटोप्सिया का मतलब चलिए जैसे ज़्यादा बताइए। हाँ कम ठीक पूछिए, है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। फोटोप्सिया का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मेरे सामने प्रोजेक्टर आ रहा है, मेरी आंखों में फ्लैश पड़ रहा है, तो मेरी आंखों में चुभ रहा है, प्रोजेक्टर से हट गया, फिर भी मेरी आंखों में फ्लैश आ रहा है, मतलब चमक चांद नहीं आ रही आंखों में बिना किसी रीजन के, तो उसको क्या दिया फोटोप्सिया। किसी भी स्टिमुलस के बिना आंखों में मतलब रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटोप्सिया। डिप्लोपिया मतलब दो देखना, डबल विजन, ठीक है। अब बात करते हैं एपिगैस्ट्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन फ्रॉम हेपेटिक कैप्सूल्स चेस्ट। इससे क्या समझे आपको? राइट अपर जो क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, उसमें पेन हो रहा है यहाँ पे, आरयू क्यों भी बोलते हैं इसको, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्यों होता है। अगर कोई गैस कर सकता है तो प्लीज करें। हेपेटिक कैप्सूल को क्या बोलते हैं, नाम हुआ है ये कुछ ठीक नहीं बोलूँगा, बात करूँगा। इसको ग्लिसन कैप्सूल भी बोलते हैं। लीवर का जो कैप्सूल होता है उसको ग्लिसन कैप्सूल भी बोलते हैं। बताऊँगा क्यों होता है। नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, फीवर टेबल बैलेंस होती है, मतलब बदल कर बढ़ेगा। नोजिया वोमिटिंग को समझते होंगे आप, क्यों हो रहा है ये समझ गए होंगे ना? क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में क्या बता रहे हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ेगी तो चांसेस ऑलरेडी रहते ही हैं कि नोजिया वोमिटिंग हो। तो बात करते हैं साइंस की। ऑब्जेक्टिव है जो हमको देखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चिप तो लगेगी है, पेशेंट कहेगा मुझे देखा आगे बीपी, हमको लगा के देखना पड़ेगा। और कब देखना पड़ेगा? 2 बार देखना पड़ेगा, मिनिमम 4 घंटे की डिफरेंस है। इस टाइम को मैंने 11 बार बता दिया, ठीक है। प्रोटीन होती है और लिपस्टिक 24 आवर कलेक्शन। लिपस्टिक एक यूरिन एनालिसिस का तरीका होता है, आगे फोटो है ना, एक रखा हो तो लोहे लिपस्टिक टेस्ट करते हैं ना, उससे पाती है, ये लगाते कलर चेंज हो जाता है। बाद मैं आपको फोटो दिखा दूँगा, बाद में आपको फोटो दिखा दूँगा कि लिपस्टिक टेस्ट क्या होता है। यूरिन टेस्ट करते हैं ना, ये सडन एक्सेस देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा मैं बता दूँगा। ऑस्मोटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर में माइनस बढ़ेगा, उसमें किसी मोमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से एक्सेसिव वेट गेन देखने को मिलेगा और वेट को देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड एस्केप कर जाएगा सेल्स को और आ जाएगा बाहर।
समझ गए? पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब जो फीमेल मदर है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसके जो रिफ्लेक्सेस है, वो रिफ्लेक्सेस बढ़ो कि आप जानते हैं टेंडन का मतलब क्या होता है। टेंडन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो बोन से मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो इसका मतलब है हाइपर रिफ्लेक्सिया से क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसमें एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल साइन आया है हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो इसको चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करते हैं जैसे अपना एक घुटना है, घुटने के नीचे जोर से टैप करेंगे ना, तो अभी अपन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा। कोई टैप कर रहा है तो अपन वापस ऐसे हल्के से करते हैं, लेकिन कोई अगर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है, उसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। अगर उसको नॉर्मली टैप करेंगे ना, नॉर्मली टैप करेंगे तो भी एक बहुत स्पीड से करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे स्टार्ट करेंगे? होता है SFLT1। इसकी वजह से क्या होता है, इसका मेन काम क्या है, जो अपने ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम है उसको मेंटेन करना, हेल्दी तरीके से मेंटेन करना और उसको वाइडन रखना ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए। अब वो आपको ये मुझे बात बता रहा हूँ कि अगर एलिवेटेड FSLT1 है तो उसकी वजह से PEGF और PAGF एक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह से वैसो डायलेशन नहीं होगा। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो एंजाइम है ये वैसो डायलेशन को रोकेगा, रिड्यूस वैसो डायलेशन करेगा, इंक्रीज सोल्यूबल एंडोक्लिन SNG ब्लॉक्स PGF, ये भी इसका भी सेम फंक्शन द ब्लड प्रेशर। अब मैंने इतनी मेहनत करी एंडोथेलियल डिस्फंक्शन समझाने में, आई होप कि एटलीस्ट 70-30%। उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली इसलिए हुआ, उसकी वजह से दो फैक्टर्स रिलीज हुए, इतना समझ लो, उसकी वजह से दो फैक्टर्स रिलीज हुए हैं, और जो वो दो फैक्टर्स हैं वो आगे दो फैक्टर्स और जो एंडोथेलियम को मेंटेन करते हैं उनको उनका काम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना समझ जाओगे, जो सब कुछ क्यों हो रहा है, जो प्लेसेंटा है उसकी स्ट्रीम की वजह से, उसकी वजह से आपको उतना याद नहीं रखना, तो इतना सा याद रख लो कि प्लेसेंटा में स्ट्रीम में हुआ, ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और क्या हो गया, डिस्फंक्शन हो गया। प्लेसेंटा का स्ट्रीमिंग की वजह से एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो गया। उसके बाद में आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है? फिर क्या, इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, लॉस ऑफ नॉर्मल प्रोस्टासाइक्लिन, ये वेसोडाइलेटर जो भी वेसल्स को डायलेट करने का ताकि बीपी बन रहा है, ब्लड फ्लो अच्छा रहे। एक्सेस थ्रोम्बोक्सिन वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो आप समझ जाओ कि जो डायलेशन कर रहा है उसकी कमी हो रही है, और जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बीपी वैसे ही बढ़ेगी ना। तो रिड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक वेसोडाइलेटर है जो वेसल्स का डायमीटर बढ़ाता है, उनका ल्यूमेन बढ़ाता है। सस्टेन्ड आर्टरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसकी वजह से आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन होके रहता है, कंस्ट्रिक्शन होके रहता है, मतलब आर्टरीज कंस्ट्रिक्टेड रहती है। समझ गए इसका मतलब, ठीक है? सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 30-40% अबव नॉर्मल प्रेगनेंसी वैल्यूज। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस प्लेसेंटा से रिसीव हो रहा है, प्लेसेंटा में ब्लड कम जा रहा है, प्लेसेंटा में ब्लड कम जा रहा है, बेबी में ब्लड कम जा रहा है, बेबी में ब्लड कम जा रहा है, तो क्या होगा, पहली बात मदर के पास ब्लड कम है, उसकी बेबी के पास उसमें भी मेजर जो एंड प्रेगनेंसी का जो लास्ट का टर्म होता है उसमें क्या होता है कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसका मेजर कंटेंट क्या होता है, बेबी का यूरिन। अभी बात कर रहे हैं मदर की, तो मदर की हो रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब हर जगह वेसल्स में स्पाज्म आएगा, हाइपर परफ्यूजन, बीपी बढ़ गया तो ब्रेन में डिलीवरी ज़्यादा होगी ब्लड की होने को, तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी एडिमा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी, सेटिंग द स्टेज ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स। तो ये मेन कारण हो जाएगा कि सीजर्स क्यों आ रहे हैं, सेकेंडरी एडिमा हो रहा है और हाइपर परफ्यूजन हो रहा है, इसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स आएंगे, समझ जाना, बस याद रखना। लॉस ऑफ क्या होगा इसकी वजह से, आयुजिया हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑफन लेटर मतलब डॉक्टर कहेंगे कि करवा लो भाई, बच्चा जिंदा छिप कर निकल वाले टाइम पे, ठीक है? रहेगा ओलिगोहाइड्रोप्लासिस, ओलिगोहाइड्रोप्लासिस क्यों रहेगा, क्यों प्लेसेंटल स्टीमिया, क्यों एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, क्यों टाइम पे भाई ब्लड नहीं पहुंच रहा, पैसा कहां से बढ़ेगा, वहां पे प्लेसेंटल बहुत अच्छा सोच के
प्रेशर बढ़ गया तो क्या आपकी डिलीवरी हुई, इसको जेस्टल हाइपरटेंशन बोल दिया। ये डिलीवरी के बारे में बात से होगी तो जेस्टल हाइपरटेंशन बोल दिया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, मेटरनल ऑर्गन डैमेज, कंप्यूटर डिजीज हो रही है, इसको भी एनेमिया बोल दिया, प्रीएक्लेम्सिया। ठीक है, इसमें जो ब्लड में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उसको प्रीएक्लेम्सिया बोल दिया। प्रीएक्लेम्सिया है कैसे करते हैं? हो गया ना मैं वो मारा है हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया 25 आई होप that आपको याद हो। हाँ, ये चीज़ अब लोग प्रेसिडेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्पाइनल आर्टरी में अच्छे से इक्वेशन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट में अच्छे से वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाया था, ट्रोपोप्लास्ट वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। तो क्या हो रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज काफी पोर हो पा रहा है। तो प्रेसिडेंट एक्सचेंज हो रहा है एक तरीके से। अब लोग प्रेसिडेंट डेवलपमेंट रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द fetus, fetus के पास ब्लड बहुत कम, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस प्रेजेंट है, हिस्टेरिक प्रेजेंट हो रहा है। तो वो वेरियस फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जो दो फैक्टर मैंने आपको बताए थे, कैसे एबिसिडी में वो है, उसकी वजह से क्या होगा, एंडोक्राइन डिसफंक्शन होगा। क्या होगा? क्या होगा? एंडोक्राइन डिसफंक्शन। तो सब इसकी वजह से होगा।